Hi guys, welcome to lecture number 2 of the chapter Sound of class 9th. In the previous class we covered rarefaction, compression, longitudinal wave, mechanical wave, how sound can be produced by vibration, how different bodies can produce sound by vibrating different parts within them. आज की क्लास का जो एजेंडा है इट इज टू कवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेजरली क्या क्या आता है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड. इसके अलावा हम वेवलेंथ भी पढ़ेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू लाउडनेस, frequency is related to the pitch of a sound, how we can distinguish between two sounds even if they are of the same pitch. तो हम क्वालिटी या फिर टिम्बर ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, हम नोट के बारे में पढ़ेंगे और हम टोन के बारे में पढ़ेंगे. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट क्लास, बट हम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं और अपनी वेव को ड्रॉ कर लेते हैं. थोड़ा सा ये हमारी एक वेव है साउंड की, ठीक है. मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो अपर पोर्शन ऑफ द वेव होता है उसको हम कंप्रेशन बोल देते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेयरफैक्शन बोल देते हैं. ये हमारा रेयरफैक्शन है. इज इट क्लियर? तो अब ऐसे ही जितने भी बेसिकली कंप्रेशन होंगे या जो भी होगा, कंप्रेशंस को काउंट करोगे तो हमें पता लग जाएगा कितने वेव्स है, क्योंकि हर वेव में एक कंप्रेशन है. तो अगर आप सारे टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन गिन लोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने वेव्स हैं, क्योंकि हर वेव में एक कंप्रेशन है. एंड द सेम गोज फॉर रेयरफैक्शन ऑल्सो. रेयरफैक्शन भी अगर आप काउंट कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने वेव्स हैं. तो ये है कंप्रेशन और ये है रेयरफैक्शन, ठीक है भाई. साउंड की वेव जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट प्रेशर एंड डेंसिटी का वेरिएशंस. क्यों? कंप्रेशन के अंदर क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा. रेयरफैक्शन के अंदर वापस से डेंसिटी कम और प्रेशर कम. अगेन यहां पे फिर से कंप्रेशन आएगा तो डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा. तो साउंड वेव इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस इन द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. तो स्टार्ट कर लेते हैं अब सारी की सारी क्वालिटीज पढ़ना. सबसे पहले तो है कि कितना फ्रीक्वेंटली एक साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, कितना फ्रीक्वेंटली, वो इट कैन बी गिवन बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना कि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली रेन करता है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी रेन होते हैं. ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर यूनिट टाइम के अंदर बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. कम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम टाइम के अंदर कम वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कैसे हम निकाल सकते हैं? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. तो उससे हमें क्या लग जाता है? पता लगती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बेसिकली टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ waves produced per unit time, or it also gives us a measure of how frequently waves are produced. ये सेम चीज को लिखने के दो डिफरेंट तरीके हैं. How frequently waves are produced. ये बात क्लियर है? ये तो थी हमारी फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल. ये हमारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है. और फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज 1/टाइम पीरियड. ये फ्रीक्वेंसी का क्या है? फॉर्मूला है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्रीक्वेंसी, अब अगर टाइम नीचे, अभी मैं टाइम पीरियड का भी डेफिनेशन दूंगी, बट अगर टाइम नीचे, इसका मतलब टाइम का यूनिट तो सेकंड्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है, यानी कि 1/सेकंड है. क्या इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है इट कैन बी कंसिडर्ड एट सेकंड इनवर्स? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है. बट जो फ्रीक्वेंसी है वो जिस बंदे ने उसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे उसकी एक यूनिट बना दी गई है विच इज कॉल्ड हर्ट्ज, HERTZ. और इसको हम लिखते कैसे? सिंबल फॉर्म में, HZ के फॉर्म में लिखते हैं.
ठीक है। तो अब जैसे अगर हमें कभी फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर 15 है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब एक गिवन टाइम के अंदर 15 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, समझ रहे हो। फ्रीक्वेंसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिव्स अस अ मेजर ऑफ द पिच ऑफ द साउंड। पिच समझते हो कि कोई आवाज कितनी पतली है, कितनी श्रिल है। जैसे अगर आप देख रहे हो मेरी आवाज है, मेरी आवाज बहुत पतली है ना, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लड़कियों की आवाज जनरली पतली होती है क्योंकि उनकी पिच ज्यादा होती है। यही अगर आप मेल्स की आवाज में जाओ तो उनकी आवाज बहुत पतली नहीं होती, उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, राइट। तो पिच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमको फ्रीक्वेंसी से। पिच होता क्या है, इट बेसिकली रेफर्स टू द श्रिलनेस ऑफ वॉइस। जैसे जो पिच होती है फीमेल्स के अंदर, ये फीमेल का सिंबल है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है ना भाई। पतली आवाज होती है ना, पिच का मतलब पतली आवाज कितनी। और अगर यही हम मेल्स की बात करें तो उस केस में क्या होता है, पिच कम होती है क्योंकि आवाज उनकी क्या होती है, थोड़ी हैवी वॉइस होती है। तो अब अगर आप किसी मेल की या फीमेल की आवाज सुनो तो व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिससे आप पता लगा पा रहे हो कि ये एक मेल की आवाज है और एक दूसरी आवाज जो है वो फीमेल की है। क्या वो चीज थी जो आपने डिटेक्ट करी जिससे आपको ये पता लगा कि दीज टू वॉइसेस बिलोंग टू डिफरेंट जेंडर्स? दैट क्वालिटी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसका मतलब उसका पिच भी क्या है, ज्यादा है। और अगर पिच ज्यादा है तो वो आवाज ज्यादा श्रिल होगी, मतलब पतली होगी, थोड़ी चुभने वाली आवाज होगी। यही अगर मैं बात करूं किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब एक गिवन यूनिट टाइम के अंदर जो अमाउंट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम है, तो दैट डिनोट्स कि इस आवाज का पिच रिलेटिवली क्या है, कम है। और इसका मतलब जो आवाज है वो श्रिल नहीं है, वो थोड़ी हैवी वॉइस होगी। जैसे अगर मैं आपको ये दो ग्राफ्स दे दूं, एक ये ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, और एक है ये ग्राफ। तो इस केस के अंदर आप क्या बता सकते हो अबाउट द पिच ऑफ द पीपल? इसके अंदर अगर हम वो गिनते हैं, क्या बोलते हैं, वेव्स गिने, तो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव एंड दिस इज 5.5, तो 5.5 वेव्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कितनी है, 1 and 2, ओनली 2 वेव्स। तो इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वेव्स इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इस केस में प्रोड्यूस हो रही है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब इसका पिच भी ज्यादा है, यानी कि ये आवाज ज्यादा श्रिल है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम कम है, राइट। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, पिच भी कम होगी, श्रिलनेस भी कम होगी। क्या ये बात क्लियर है? एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, हाँ, तो बस ये याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर है? एक चीज मुझे और बतानी थी आपको कि जब हम एक वेव बनाते हैं तो एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये वाला पार्ट क्या है, कंप्रेशन है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, रेयरफैक्शन है, ठीक है। हर एक वेव के अंदर आप देख रहे होगे, हर एक मतलब एक वेव को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट ऑफ द वेव में आप देख रहे होगे कि एक पीक वाला पॉइंट है, मतलब जहां पे सबसे ऊपर जाती है वेव और फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट करती है। तो अगर ये हम कंप्रेशन की पीक देख रहे हैं, पीक ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, कंप्रेशन है, तो पीक ऑफ कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। और अगर हम इसकी बात करें पीक ऑफ रेयरफैक्शन की, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में तो यही पीक है, राइट, तो इसको पीक ऑफ रेयरफैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, याद रख लेना। 1 सेकेंड, यूज द रॉन्ग पेन। सो यस, एक ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं अबाउट एम्पलीट्यूड। ये हमारी एक वेव बना दी अगेन मैंने, हाँ जी, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, राइट। यहीं से वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बीच में आती है, फिर वापस जाती है, फिर इसके अबाउट एक वेव प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। दिस इज द रेफरेंस, और या फिर इसको इन बेटर टर्मिनोलॉजी हम बोलेंगे कि ये मीन पोजिशन है। तो जो मीन पोजीशन होती है ऑफ अ वेव, उससे जब एक वेव चलना स्टार्ट करती है
और जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजिशन, अगर ये वेव ऐसे मूव कर रही है, राइट, ये ऐसे मूव करे, नीचे गई नीचे गई नीचे गई नीचे गई, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कौन से पॉइंट पे दिख रही है? ये वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को, विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजिशन, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। समझ गए? अब ये अगर ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे तो सेम ही वो होगा, पीक्स तो सेम ही होंगे, बस एक ऊपर है एक नीचे, एक कंप्रेशन की एक रेयरफैक्शन की है, तो ऊपर भी एक एम्पलीट्यूड होगा, नीचे भी एक एम्पलीट्यूड होगा। ऊपर वाले एम्पलीट्यूड को प्लस ए से डिनोट कर सकते हैं और नीचे वाले एम्पलीट्यूड को माइनस ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साउंड वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। अब एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो एम्पलीट्यूड, जैसे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है पिच से, इन द सिमिलर मैनर जो एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड to the loudness of a voice, not just the loudness, also the energy possessed by the sound wave. एक आवाज के अंदर, एक वेव में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तभी तो वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो अगर किसी, आप दो वेव्स को ले रहे हो, उनकी एम्पलीट्यूड या को कंपेयर कर रहे हो, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेव की एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो लाउड भी ज्यादा होगी, और अगर वो लाउड ज्यादा तो वो ज्यादा दूरी तक, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, क्योंकि उसमें क्या है, एनर्जी ज्यादा है। दो लोग साथ में रन करना स्टार्ट करते हैं तो वो इंसान जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इन द सिमिलर मैनर अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो आवाज, वो जिस भी आवाज की वेव है वो आवाज भी ज्यादा लाउड होगी। लाउड है मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये सब कुछ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट। तो एक बार ये भी मार्क कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाउडनेस, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ अ वॉइस एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब अगर आपको मैं मान लो ये दो वो दूं, वेव्स दूं, और मैं बोलूं इनको कंपेयर करो, एक ये वेव है और एक सेम टाइप की वेव है बट ऐसे अब मान लो ये एम्पलीट्यूड है और एक ये एम्पलीट्यूड है, तो दोनों एम्पलीट्यूड में से ये एम्पलीट्यूड बड़ा दिख रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये आवाज जो है ये ज्यादा लाउड होगी, ज्यादा लाउड मतलब ज्यादा एनर्जेटिक होगी, ज्यादा एनर्जेटिक मतलब ज्यादा दूर तक ट्रैवल करने वाली। ये था अबाउट एम्पलीट्यूड। अभी तक वी स्टडीड टू थिंग्स, frequency which gives us a measure of the pitch of a voice, amplitude which gives us the measure of loudness of a voice. अब एक बार बहुत ब्रीफली टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो पहले डिफाइन करते हैं वन ऑसिलेशन क्या होता है। वैसे तो बहुत ही ऑब्वियस है, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन बना तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अब एक वेव के अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल कंप्रेशन एंड मल्टीपल रेयरफैक्शन बन सकते हैं, राइट। तो एक ऑसिलेशन को कवर करने में जितना भी टाइम इस वेव ने लिया उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। फॉर एग्जाम्पल इफ इट सेज 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है इस वेव का, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड इसको लगते हैं। समझ गए? टाइम और टाइम पीरियड में अंतर है। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टाइम मतलब पूरी वेव ने कितने टाइम में अपना डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, टाइम को नंबर ऑफ कंप्रेशन से डिवाइड करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये था टाइम पीरियड विच इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्या ये बात क्लियर है? अब हम ऑब्वियसली, और टाइम पीरियड है तो यूनिट क्या होगी? सेकेंड्स। समझ गए? अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं विच इज वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है, अब वेवलेंथ को डिफाइन करने के भी 2 तरीके और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये हमारी वेव है, अगेन
दिस इज द मीन पोजीशन। एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, जैसे मान लो 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है 15 सेंटीमीटर में, मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑसिलेशन और वन कंप्रेशन और वन रेयरफैक्शन इज 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल विच इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा अगेन किसी साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने इसको डिस्कवर किया, जिसने इसके बारे में बताया हो, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है अब। और वेवलेंथ क्या है? बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑसिलेशन, या फिर द अदर अल्टरनेट वे ऑफ डिफाइनिंग इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन। कैसे समझते हैं ये भी? अभी जब हम वेवलेंथ को कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं? एक कंप्रेशन ले लेते हैं और एक रेयरफैक्शन ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो अगर हम दो रेयरफैक्शंस के बीच में डिस्टेंस देखेंगे या फिर दो कंप्रेशंस के बीच में, अच्छा एज डिस्टेंस मतलब यहां से ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में, क्रेस्ट मतलब जो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट होता है, दो क्रेस्ट के बीच में देखोगे यहां से लेकर के यहां तक, या फिर दो ट्रफ के बीच में देखोगे, मतलब ट्रफ मतलब वैली के बीच में देखोगे, तो ये भी वेवलेंथ है और ये भी वेवलेंथ है। कैसे समझो? जब हम वेवलेंथ देखते हैं तो क्या करते हैं? दो पार्ट आने चाहिए, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अगर तुम ये भी देखोगे तो ये आधी वेव आई, ये आधी वेव आई, तो ये आधी आधी मिलके एक वेव हो गई और एक ये पूरी है। तो अभी भी क्या है? दो पोर्शंस आ गए ना एक ही वेव के, तो ये क्या है? ये भी वेवलेंथ का, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन देम ये भी वेवलेंथ ही होगा। फिर से समझ लो, दो कॉन्जिक्यूटिव, एक तरीका ऑफ डिफाइनिंग वेवलेंथ इज एक कंप्रेशन, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस, एक तो है ये वेवलेंथ। दूसरा क्या हो सकता है वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये हमारा क्रेस्ट नंबर 1, क्रेस्ट नंबर 2, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये आधी वेव है, ये भी आधी वेव है और ये पूरी वेव है। दो वेव्स कवर, दो पार्ट्स ऑफ वेव कवर करने हैं ना, तो ये आधी आधी मिलके एक बन गया और एक ये, तो ये क्या होगा? ये भी एक वेव का डिस्टेंस है, तो इसको भी हम वेवलेंथ मान सकते हैं। और दो ट्रफ्स के बीच में, मतलब अगर तुम इसके और इसके बीच में भी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो भी सेम तरीके से वेवलेंथ ही हमको मिल जाएगा। वेवलेंथ बताता क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कवर हो रहा है बिटवीन वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन, और बिटवीन द क्रेस्ट और ट्रफ, और बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। वेवलेंथ कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crests or two consecutive trough। ठीक है जी, अब एक बार समझ लेते हैं टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड किसे बोलते हैं। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। टिम्बर ऑफ साउंड या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड एक ही बात होती है, ठीक है दोनों। क्वालिटी ऑफ साउंड, तो क्वालिटी क्या होता है साउंड की? अगर मान लो आपके पास दो आवाजें हैं, आप दो आवाजें सुनते हो जो इक्वली लाउड है और इक्वल फ्रीक्वेंसी है, मतलब पिच भी सेम है, सेम पिच है, सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, तो व्हाट द characteristic of that particular sound which allows you to distinguish between these two sounds despite them having the same loudness and same pitch। दो आवाजें इक्वली तेज सुनाई दे रही हैं, इक्वली पतली हैं, बट आप उन दो आवाजों के बीच में डिफरेंस बता पाते हैं ना। बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाजें सिमिलर होती हैं, सेम तरीके की होती हैं, इक्वली लाउड हैं, इक्वल पिच की हैं, बट स्टिल हम किसी की आवाज़ सुनते तो तुरंत पहचान लेते ना कि नहीं ये तो वो वाले सिंगर की आवाज़ है, या इवन नॉट इवन अ सिंगर, किसी नॉर्मली भी हम किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, दोनों की सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, तो हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो दैट particular quality of sound which allows us to distinguish between two sounds of
सेम लाउडनेस एंड सेम पिच इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ अ साउंड, कि ये दो साउंड की क्वालिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम इनके बीच में क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, है ना. तो लेट अस राइट दिस डाउन. द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड refers to the property which allows us to distinguish between two sound of same amplitude यानी कि लाउडनेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये तो हो गई क्वालिटी. एक और टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, अच्छा, आवाजें भी अब दो टाइप की, एक होती है प्लेजेंट वॉइस, एक होती है अनप्लेजेंट वन. प्लेजेंट विच इज गुड टू द ईयर्स, विच सीम्स गुड टू द ईयर्स, और अनप्लेजेंट विच डज नॉट सीम वेरी लाइक गुड टू हियर बाय आवर ईयर्स, राइट. तो अब उसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक नोट और एक टोन. एक ऐसी आवाज जिसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, जितनी भी वेव्स है सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब पिच सेम है. तो मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम क्या बोलते हैं, एक टोन बोलते हैं. साउंड वेव कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं. और नोट किसको बोलते हैं, नोट होता है एक ऐसी साउंड वेव विच इज प्लेजेंट बट उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होता है. मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं तो उसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है ना, और एंड इट इज स्टिल प्लेजेंट. वाई एम आई स्पेसिफाइंग दैट इट इज प्लेजेंट, बिकॉज एक होता है नॉइज. नॉइज भी इट इज अ काइंड ऑफ साउंड जिसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, बट उसका कोई स्पेसिफिक या फिर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इसीलिए वो सुनने में अनप्लेजेंट लगता है. तो नॉइज इज अनप्लेजेंट टू द ईयर, एंड उसके अंदर भी क्या होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज होती है, बट देयर इज नो पैटर्न. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, हमने टाइम पीरियड पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ा, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जैसे कि क्रेस्ट, वैली का एक और नाम होता है ट्रफ, और अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, क्वालिटी ऑफ साउंड, नोट क्या होता है, टोन क्या होता है, और नॉइज क्या होता है. अगली क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स डिस्कस करना है, इंफ्रासोनिक वेव के एप्लीकेशंस एंड ऑल डिस्कस करने हैं, तो वो हम करेंगे. तब तक प्लीज रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड इन टुडेज क्लास. टिल देन बाय बाय.